गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के नए अध्याय को पढ़ने जा रहे हैं। यह हमारे हिंदी व्याकरण का 13वां चैप्टर है, जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द। आज की कक्षा में हम विशेष बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे क्रिया विशेषण होता क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। एक एक महत्वपूर्ण विषयों पर आज की कक्षा में हम चर्चा करेंगे। क्रिया विशेषण को जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि अविकारी शब्द होता क्या है। अविकारी शब्द का अर्थ है अ का अर्थ है नहीं, विकारी शब्द का अर्थ होता है परिवर्तन युक्त, अर्थात अविकारी शब्द का अर्थ है इसमें कोई परिवर्तन ना हो, वो कहलाता है अविकारी शब्द। अब हम चलते हैं अविकारी शब्द की परिभाषा की ओर। चलते हैं अविकारी की परिभाषा को देखते हैं। तो यहाँ दिया गया है अविकारी शब्द की परिभाषा को देखते हुए बढ़ते हैं हम कि जिन शब्दों पर लिंग कारक का कोई प्रभाव ना पड़े उन्हें हम क्या कहते हैं, अविकारी शब्द। कहने का क्या तात्पर्य है कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक का कोई प्रभाव ना पड़ता हो, वो शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द को समझने के लिए चलते हैं अविकारी शब्द के कौन कौन से शब्द रूप हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं। अविकारी शब्द है जब, तब, अभी, अगर, वो, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, प्रतिदिन, बल्कि, इसलिए। ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों पर लिंग, वचन एवं कारक का को नहीं पड़ता है। इन्हें यदि हम वाक्य के रूप में बदलेंगे और ये जिस रूप में है उसी रूप में भी वाक्यों में ये परिवर्तित होंगे, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो चलते हैं, एक शब्द लेते हैं यहाँ। यहाँ एक शब्द से हम चलते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। वो यहाँ से चला गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि उदाहरण में हमने देखा कि मैंने एक शब्द वाक्य बनाया, वो यहाँ से चला गया। यहाँ शब्द जैसे अविकारी शब्द है, ये जिस रूप में था वो उसी रूप में वाक्य में आया है। चलते हम कोई और वाक्य बनाते हैं यहाँ शब्द से। जैसे लिखते हैं, वे यहाँ से चले गए। मैंने एक शब्द बनाया, वे यहाँ से चले गए। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पर वह का जगह यहाँ क्या कर दिया, वे कर दिया है। चल गया की जगह चले गए कर दिए हैं। परंतु हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ पर भी हमने यहाँ में कोई बदलाव नहीं किया। क्यों नहीं किया है? इसमें वाक्य में बदलाव करने पर यह अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। ये जैसे रहते हैं उसी रूप में यहाँ मौजूद रहेंगे। इसमें हम किसी भी वाक्य में परिवर्तन क्यों न कर दें, परंतु इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। यह कहलाते हैं अविकारी शब्द। ठीक है, उसके प्रकार हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। राजू प्रतिदिन पढ़ता है। राजू प्रतिदिन पढ़ता है। हमने एक प्रतिदिन अविकारी शब्द लिया है। ठीक है, मैंने वाक्य बनाया, राजू प्रतिदिन पढ़ता है। अब मैं यहाँ देखती हूँ, प्रतिदिन में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। हमने वाक्य में प्रतिदिन का प्रयोग किया है, परंतु प्रतिदिन में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। उसी प्रकार हम दूसरे वाक्य में प्रतिदिन का प्रयोग करेंगे और उसमें बदलाव आता है कि नहीं, इसको हम देखेंगे। जैसे मैं लिखती हूँ, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। ठीक है, मैंने एक वाक्य लिखा, सीता प्रतिदिन पढ़ती है। हम देख सकते हैं, जैसे भी हमने बताया था
कि मैंने राजू के जगह सीता लिख दिया, अर्थात मैंने लिंग बदल दिया। राज पुल्लिंग के जगह मैंने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया है। क्रिया में मैंने बदलाव किया, पढ़ता के जगह मैंने पढ़ती किया है। परंतु इन दोनों के बदलाव के बावजूद प्रतिदिन में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ। तो ऐसे शब्द जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वो क्या कहलाते हैं? तो यह कहलाते हैं अविकारी शब्द। तो आप सबने समझा कि अविकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिसे हम वाक्य में प्रयोग तो करेंगे, इन्हें हम तो वाक्यों में प्रयोग करेंगे, परंतु इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो, वो कहलाते अविकारी शब्द। तो हमने जाना अविकारी शब्द क्या है। अब हम जानेंगे अविकारी शब्द को और किस नाम से पुकारते हैं। तो अविकारी शब्द को और किस नाम से जाना है? अव्यय। अविकारी शब्द को हम अव्यय भी कहते हैं। तो अभी तक हमने समझा अविकारी शब्द होता क्या है। जिन शब्दों पर ये शब्द हैं, जिन शब्दों पर लिंग वचन एवं कारक का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अर्थात वो जिस रूप में है उसी रूप में रहते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना हो, वो कहलाते अविकारी शब्द। चलते हैं अगले भाग की ओर। अव्यय अर्थात अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय या अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है विस्मयादि बोधक। ठीक है। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया विशेषण। हमने जाना कि अविकारी शब्द क्या है। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं और अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। आज की कक्षा में हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रिया विशेषण। आइए जानते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। सबसे पहले परिभाषा की ओर हम बढ़ने से पहले ये जानते हैं क्रिया विशेषण क्या है। क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हो वो कहलाते हैं क्रिया विशेषण। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसा कि हमने परिभाषा से समझा, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे आइए हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पहला हमारा उदाहरण है रीमा बहुत सुंदर गाती है। पहला हमारा एग्जाम्पल क्या है? रीमा बहुत सुंदर गाती। यहाँ हमें क्रिया से क्या पता चल रहा? रीमा बहुत ही सुंदर गाती है। हम ऐसे थे रीमा गाती है। इसमें हम देख सकते हैं कि क्या एक क्रिया हो रही है, रीमा गाती है, वो गाती है, परंतु बहुत सुंदर ये क्रिया की विशेषता को प्रकट यहाँ किया जा रहा है। अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहलाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है ऐसे शब्द, ऐसे वाक्य जो क्रिया की विशेषता को प्रकट करते हैं वही क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। तो अगले भाग में हम चलते हैं। हमने जाना क्रिया विशेषण होता क्या है। अब हम जानेंगे क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। यहाँ पर कई और एग्जाम्पल दिए गए हैं क्रिया विशेषण के, उनको हम देखते हैं। वृद्धा धीरे धीरे चल रही है। अर्थात यहाँ पर वृद्धा की क्रिया क्या हो रही? चलने की क्रिया, वो चल रही है, परंतु क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। अर्थात क्रिया किस रूप में हो रही है, उसकी विशेषता, क्रिया की विशेषता को जहाँ प्रकट की गई हो वही कहलाता है क्रिया विशेषण। अगला है मैं कल जयपुर जाऊंगा। यहाँ ये भी हो सकता था मैं जयपुर जाऊंगा, परंतु यहाँ क्रिया के साथ खास विशेषता दी गई है। वो क्या है? कल। मैं कल जयपुर जाऊंगा।
क्रिया की क्या विशेषता बताई गई है कि वो कल जयपुर जाएगा। जहाँ पर क्रिया की खास विशेषता प्रकट होती हो वह कहलाता है क्रिया विशेषण। तुम बहुत खेलते हो, ठीक है, तो तुम खेलते हो ये क्रिया है, परंतु क्रिया की खास विशेषता क्या है? बहुत। इससे पता चल रहा है वो बहुत खेलता है। तो यहाँ जहाँ पर क्रिया की खास विशेषता को बताया गया हो वो कहलाता है क्रिया विशेषण, ठीक है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। और उदाहरण के माध्यम से हमने जाना क्रिया विशेषण किस प्रकार से होती है और क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। अब चलते हैं अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के कुल 4 भेद होते हैं। पहला क्या है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने जाना क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और जो क्रिया की खास विशेषता को बताते हैं वही कहलाते हैं क्रिया विशेषण। और अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चलते हैं एक एक करके इन क्रिया विशेषण पर चर्चा करते हैं। परिमाणवाचक, जैसा कि हमें नाम से पता चला, परिमाण अर्थात माप तोल। तो जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अर्थात जिससे हमें मात्रा या परिमाण के बारे में पता चलते हो वो कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जहाँ मात्रा का पता चले, किसी वस्तु के परिमाण का पता चले, नापतोल का पता चले, वो कहलाता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं, कुछ अधिक, थोड़ा ज़्यादा, काफ़ी कम, इतना उतना, केवल जितना आदि। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप सबको मैं बोलूँगी ये सब परिमाण क्रिया विशेषण के कुछ शब्द दिए गए हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे, परंतु आप सब इन शब्दों को याद रखना काफ़ी कठिन है। इन्हें हमें याद नहीं करना, इन्हें हम समझना है। तो मैं बताना चाहती हूँ इन शब्दों को याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम एक पहचान के माध्यम से हम जान सकते हैं वो कौन सा क्रिया विशेषण है। हमने जैसा कि परिभाषा से समझा, जो शब्द क्रिया के मात्रा, नाप तोल, परिणाम बताते हैं वो परिणामवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसकी पहचान हम किस प्रकार से कर सकते हैं? कितना और कितनी प्रश्न लगाकर हम इनकी पहचान कैसे करेंगे, इनके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो हम कुछ उदाहरण लेते हैं क्रिया विशेषण के। हमने यहाँ कुछ उदाहरण लिए हैं, ठीक है। मैंने पहला उदाहरण लिया अधिक पढ़ो। दूसरा है आप अधिक बोलते हैं। मेरे पास कम पैसे हैं। सुभाष बहुत पढ़ता है। रीना कम खाती है। आपके मन में प्रश्न उठेगा, इन उदाहरण के द्वारा हम कैसे पता कर सकते हैं कौन सा क्रिया विशेषण है? तो आपको ये करना होगा, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ लिखा है अधिक पढ़ो। आप अधिक का ये एक मात्रा, एक परिणाम, एक नाप तोल बताया जा रहा है। कितना पढ़ो? अधिक पढ़ो। यदि आप इसे समझ नहीं पाते हैं तो आप उदाहरण के साथ प्रश्न लगाइए। अगर आपको उत्तर में मात्रा या परिणाम पता चले तो इससे आप पता कर सकते हैं ये कौन सा क्रिया विशेषण है। यदि आपको मात्रा या परिणाम पता चले तो इससे आप बता सकते हैं ये कौन सा क्रिया विशेषण है। वो कैसे? आप यहाँ प्रश्न लगा सकते हैं कितना पढ़ो, तो उत्तर में आएगा अधिक। अधिक एक मात्रा है, एक परिमाण है, तो आप इससे समझ सकते हैं ये कौन सा विशेषण है। यह है परिणामवाचक क्रिया विशेषण।
दूसरा है आप अधिक बोलते हैं। तो यहाँ प्रश्न लगाइए, आप कितना बोलते हैं? तो उत्तर में आएगा अधिक। अधिक एक मापतोल है जिससे आप बता सकते हैं, अधिक एक परिमाण है जिससे आप बता सकते हैं, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। मेरे पास कम पैसे हैं। यहाँ आप फिर प्रश्न लगाइए, मेरे पास कितने पैसे हैं? तो आप बोलोगे कम। कम एक परिमाण है जिससे आप बता सकते हैं, यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। सुभाष बहुत पढ़ता है। सुभाष कितना पढ़ता है? तो बहुत। इससे मात्रा पता चल रही है, यह होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीना कम खाती है। यहाँ तो क्रिया हो रही है, रीना खाती है, परंतु कितना कम खाती है, यहाँ परिमाण पता चल रहा, यह होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो चलते हैं दूसरे क्रिया विशेषण की ओर। दूसरा क्रिया विशेषण हमारा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जो शब्द परिभाषा की ओर हम देखते हैं, से पहले हम जानेंगे कि कालवाचक क्रिया विशेषण कहते किसको। काल का अर्थ होता है समय, अर्थात जहाँ पर जिस क्रिया से हमें समय का बोध हो उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो परिभाषा देखते हैं हम, जो शब्द क्रिया के होने के काल अर्थात मैंने जैसे बताया समय का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द कौन से हैं? कभी कभी, हमेशा, पहले, बाद में, कल, परसों, रात भर, दिन भर, आज आदि। ये सब कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ शब्द हैं, परंतु इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम एक कुछ पहचान के द्वारा हम कालवाचक क्रिया विशेषण को समझ सकते हैं। वो कैसे? यहाँ पर हम क्या करेंगे? एग्जाम्पल के साथ प्रश्न करेंगे। कब? अगर उत्तर में हमारा समय बाहर निकलता है और हमारा उसमें काल का पता चले तो वो कहलाता है कालवाचक क्रिया विशेषण। पहला एग्जाम्पल है, आज बरसात होगी। हम प्रश्न करेंगे कब बरसात होगी? तो आपका उत्तर में आता है आज। आज एक समय है, जिससे समय किस में आता है? कालवाचक क्रिया विशेषण में आता है। राम कल मेरे घर आएगा। राम कब मेरे घर आएगा? तो कल। कल एक समय है और ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। वो आया था, यहाँ कब लगाइए, वो कब आया था? तो कल। कल एक समय है। तुम अब जा सकते हो। तुम कब जा सकते हो? तो अब एक समय है, अभी। अभी क्या है? समय, अभी जाओ। तो ये आपका क्या आएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। रमा कल आई थी। कल जो है, यहाँ भी कालवाचक क्रिया विशेषण। हमारे मित्र अभी जाएगा। हमारा मित्र अभी आ जाएगा। तो आपका यह एक एग्जाम्पल है, हमारा मित्र अभी आ जाएगा। तो हमारा मित्र कब आएगा? प्रश्न बनाइए। तो अभी आएगा। अभी एक समय है, तो ये आपका आएगा कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों में। तो हमारा अभी तक हमने जाना परिणामवाचक क्रिया विशेषण और उसके बाद कालवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्रिया विशेषण हमारा कौन सा है? तो अगला है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण को हम देखेंगे। स्थान का होता है प्लेस, अर्थात जिस जगह का बोध हो। तो परिभाषा की ओर बढ़ते हैं कि जो शब्द क्रिया के होने के स्थान का अर्थात उस स्थान का बोध कराते हैं वो क्या कहलाते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके दाएं बाएं, इधर उधर, नीचे ऊपर, आगे पीछे, यहाँ वहाँ, पास दूर आदि। परंतु इन्हें ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? आप पहचान करने के लिए इन उदाहरणों के साथ प्रश्न लगाएंगे। यहाँ पर कहाँ प्रश्न लगाएंगे? कहाँ? तो आपको उत्तर में उस स्थान का बोध हो तो वो कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बच्चे ऊपर खेलते हैं। बच्चे
कहाँ खेलते हैं, प्रश्न लगाएंगे। और उसके बाद उत्तर में स्थान बाहर आए, स्थान बोधक स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तुम बाहर बैठे हो, तुम कहाँ बैठे हो, बाहर। बाहर एक स्थान है, यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। नीमा बाहर जा रही है, नीमा कहाँ जा रही है, आप बोलोगे बाहर। बाहर एक स्थान है तो वो होगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। शशि मेरे पास बैठी है, शशि कहाँ बैठी है, प्रश्न लगाइए। कहाँ बैठी है, मेरे पास, तो मेरे पास शशि बैठी है, यह स्थानवाचक है। जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं शशि बैठी हुई है, तो स्थान का पता चल रहा है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। सुधा बाहर आई, सुधा कहाँ गई, सुधा बाहर गई है, सुधा कहाँ गई है, तो प्रश्न आता है, उत्तर में आता है बाहर गई है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है, जिसमें किसी स्थान किसी जगह का बोध हो, वो कहलाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हमारा अंतिम अब है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये हमारा चौथा नंबर क्रिया विशेषण है। तो रीति का अर्थ होता है ढंग या तरीका। जो शब्द क्रिया के होने की रीति का बोध कराते हैं। परिभाषा देखेंगे, परिभाषा में क्या व्यक्त की गई है कि जो शब्द क्रिया के होने के रीति का अर्थात क्रिया के ढंग या तरीका का बोध कराते हैं, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे मुस्कुराकर, हौले से, धीरे धीरे, तेजी से, शीघ्र तक, निश्चय पूर्वक और सहसा, अचानक आदि। इस प्रकार इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं, परंतु हमें इसे याद करने की आवश्यकता नहीं है। न ही इसे हम क्या करेंगे, कुछ पहचान के माध्यम से इनको हम चिन्हित कर सकते हैं कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है। तो किस प्रकार यहाँ पर प्रश्न कर सकते हैं उदाहरण के साथ, कैसे प्रश्न करेंगे, तो यहाँ हम कैसे समझ सकते हैं ये कौन सा क्रिया विशेषण है। उन उदाहरणों के माध्यम से हम कुछ पहचान कर सकते हैं ये कौन सा क्रिया विशेषण है, परंतु कैसे, यहाँ पर आप कैसे प्रश्न लगाकर आप पहचान कर सकते हैं ये कौन सा क्रिया विशेषण है। अचानक काले बादल घिर गए, प्रश्न करिए कैसे बादल घिर गए, आप बोलेंगे काले बादल। अचानक कैसे बादल घिर गए, तो आप बताएंगे काले बादल घिर गए। तो यहाँ क्रिया के ढंग या तरीका का बोध हो रहा है। हरीश ध्यानपूर्वक पढ़ रहा है, हरीश कैसे पढ़ रहा है, आप कहेंगे ध्यानपूर्वक, ये एक तरीका है हरीश का। रमेश धीरे धीरे चलता है, रमेश कैसे चलता है, तो धीरे धीरे। यहाँ एक ढंग और तरीका का बोध हो रहा है। वो तेज भागता है, वो कैसे भागता है, तेज, ये उसकी रीति का बोध हो रहा है, यानी कि ढंग या तरीका का बोध हो रहा है। कछुआ धीरे धीरे चलता है, कछुआ कैसे चलता है, धीरे धीरे चलता है, ये उसके तरीके का बोध हो रहा है। अर्थात जिस क्रिया में क्रिया के ढंग या तरीके का क्रिया किस प्रकार पूर्ण हो रही है, इसका हमें किस उसके ढंग एवं तरीके का पता चलता है। ध्यानपूर्वक, धीरे धीरे, तेज आदि इन शब्दों के माध्यम से हमें क्रिया तो पूर्ण हो रही है, किस प्रकार उसके तरीके का पता चल रहा है, उसके ढंग का पता चल रहा है, तो उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि किस प्रकार आप विभिन्न क्रिया विशेषण की पहचान कैसे कर सकते हैं एवं उनकी परिभाषाओं में को भी समझा कि जिन क्रिया शब्दों के साथ उनकी रीति या ढंग का बोध होता है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। तो आज की कक्षा में हमने जाना क्रिया विशेषण होता क्या है, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा कालवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। हम सब ने इनके पहचान की भी चर्चा की। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करने के लिए हमें प्रश्न करना होगा कितना या कितनी।
अगर उत्तर में हमें मापतोल या परिमाण बाहर आए तो होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अगर हम उदाहरण के साथ प्रश्न करें, कब लगाकर प्रश्न करें, वहाँ पर उत्तर में आपके समय का बोध हो तो वो होगा समयवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में हम प्रश्न कर सकते कहाँ, और उस जगह में स्थान का बोध हो, किसी स्थान का जहाँ बोध हो, वो होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और रीतिवाचक में क्रिया किस रूप में हो रही है, किस ढंग, क्रिया के तरीका का पता चले, वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और ऐसे भी समझ सकते हैं परिभाषाओं के, जिस क्रिया शब्दों में परिमाण नापतोल का बोध होता है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिस क्रिया विशेषण में समय का बोध होता है, काल या समय का बोध होता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जिस क्रिया विशेषण में स्थान का बोध हो उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और जिस क्रिया विशेषण में रीति, क्रिया के ढंग या तरीके का बोध हो वो होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसे कहते हैं। तो हमें आसानी से परिभाषा भी याद हो गई और हमने क्रिया के पहचान को भी सीखा। क्रिया विशेषण के पहचान को, एक कौन सा ये क्रिया विशेषण की पहचान के विभिन्न अलग अलग तरीकों को हमने सीखा आज के कक्षा में। तो हम एक प्रश्न लेती हूँ आपको और आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कितना समझा है, मैं ये देखना चाहती हूँ। मेरा प्रश्न है, सुप्रिया प्रतिदिन स्कूल जाती है। एक प्रश्न है प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन है, तो यहाँ प्रश्न कीजिए सुप्रिया कितना स्कूल जाती है, ऐसे प्रश्न तो नहीं होगा। सुप्रिया कब स्कूल जाती है, सुप्रिया कहाँ स्कूल जाती है, सुप्रिया कैसे स्कूल जाती है। परंतु यहाँ पर प्रश्न तो कब लगेगा, सुप्रिया कब स्कूल जाती है, तो आपका उत्तर में आएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, एक समय है, तो समय का बोध होता है वो उसे कौन कहते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्नों को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कमजोरी के कारण मरीज थोड़ी दूर ही चल सका। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं थोड़ी दूर ही चल सका, तो प्रश्न आप लगा के देख सकते हैं कमजोरी के कारण कितना चल सका। तो आप बताओगे, प्रश्न का लगाइए इनके साथ, कितना चल सका। उत्तर में आया थोड़ी दूर क्या है, इसके मात्रा का पता चल रहा है, यानी कि यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। तो आज की कक्षा में हमारे जितने भी डाउट्स हैं उन क्लियर हो गए कि क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण कहाँ से आई है। क्रिया विशेषण आई है अविकारी शब्द से, अविकारी शब्द से है जिसे हम अव्यय भी कहते हैं। और क्रिया विशेषण का निर्माण कहाँ हुआ, अविकारी शब्द से, जिसमें अविकारी शब्द का जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो होता है अविकारी शब्द कहलाते हैं। इसके ही भाग हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण क्या है, इसमें क्रिया का बोध होता है, वो होता है क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4, परिमाणवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और रीतिवाचक। इन अलग अलग क्रिया विशेषण के पहचानों को हमने सीखा। अगला हमारा है क्रिया विशेषण के रेखांक प्रश्न अभ्यास को देखते हैं कि क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उसका भेद लिखो। अर्थात हमें क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उसके भेदों का नाम भी लिखना होगा। तो पहला प्रश्न है, परीक्षा के दिनों में अनवर रात भर पढ़ता है। यहाँ क्रिया विशेषण शब्द को रेखांकित करना है। रात भर एक क्रिया विशेषण शब्द है, रात भर। अब इस आधार पर हम बताएंगे क्रिया विशेषण के कौन से भेद है। तो परीक्षा के दिन में अनवर कब पढ़ता है, रात भर क्या है, तो प्रश्न लगा सकते हैं, नहीं तो आप रात भर एक समय के अनुसार हम बता सकते हैं। तो आप प्रश्न लगाइए, परीक्षा के दिनों में अनवर कब पढ़ता है, तो आप बताओगे रात भर। तो यहाँ किसका बोध हो रहा, काल का बोध हो रहा, समय का बोध हो रहा है, यानी कि ये कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। इसके बाद वे सुखपूर्वक रहने लगे। यहाँ पर क्रिया विशेषण पर हम रेखांकित करते हैं उनको। प्रश्न क्या है, इसके बाद वे सुखपूर्वक रहने लगे।
कौन सुखपूर्वक रहने लगे, प्रश्न करें इसके साथ। सुखपूर्वक क्या होगा यहाँ पर, तो प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद वे कैसे रहने लगे, तो आप कहोगे सुखपूर्वक। सुखपूर्वक यानी कि उसके ढंग या तरीके का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा वाचक होगा, ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, एक जगह ठहर जाओ, क्यों इधर उधर घूमते रहते हो। एक जगह ठहर जाओ, तो यहाँ हम देखेंगे कि इधर उधर क्या है। एक प्रश्न लगाएं, एक जगह ठहर जाओ, क्यों, कहाँ घूमते रहते हो तुम। तो इधर उधर एक स्थान का बोध हो रहा है। तो ये कौन सा होगा, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अजय प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है। प्रतिदिन, यहाँ मंडल लाइन कर दिए हमने कि प्रतिदिन क्या है, क्रिया विशेषण शब्द है। प्रतिदिन प्रश्न कर सकते हैं, अजय यहाँ क्या होगा, कब पढ़ता है। अजय समाचार पत्र पढ़ता है, तो अजय कब समाचार पत्र पढ़ता है। तो उत्तर में आएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन एक समय का बोध होगा, तो ये क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इस प्रकार हमने जाना आज की कक्षा में कि अविकारी शब्द क्या है, क्रिया विशेषण का निर्माण किस प्रकार हुआ है, अविकारी शब्दों के माध्यम से हुआ है। अविकारी शब्द उसको बोलते हैं जिसमें लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, उसमें क्रिया विशेषण ही इसका प्रकार के पहले रूप में आते हैं और इसका निर्माण अविकारी शब्द के द्वारा ही हुआ है। क्रिया विशेषण को हमने समझा जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, परिणामवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, और एक एक करके हमने इन के परिभाषाओं को जाना, उदाहरणों को समझा और किस प्रकार इनके पहचान को भी हमने सीखा कि किस प्रकार हम एक एक करके अन्य अन्य क्रिया विशेषण की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं कुछ प्रश्नों के द्वारा। तो ये आपके ये पहचान के ट्रिक है। आप परिणामवाचक के साथ कितना कितनी लगाकर प्रश्न लगाकर उत्तर में परिमाण पता चले तो वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, अगर समय का बोध हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थान का बोध हो वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया के ढंग या तरीका बोध हो वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो आई होप आज की कक्षा में आप सबने अविकारी शब्द के क्रिया विशेषण भाग को अच्छे से समझा होगा। तो आज की कक्षा को मैं यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।